पैरावेट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम वीएलडीए हरियाणा के 2017 2017 में लगे पेपर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चंस आज हम ले रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्रॉस क्लासिफिकेशन द प्लेसेंटा ऑफ बिच, यानी बाहरी वर्गीकरण ग्रॉस एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार जो कुतिया होती है, बीच होती है, उसका प्लेसेंटा कैसा होता है। तो देखिए, बीच का प्लेसेंटा जो होता है और मांसाहारी स्तनधारियों का जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है, जोनेरी टाइप का। वो होता है जोनेरी टाइप का। तो आंसर क्या हो गया, जोनेरी टाइप का। इस प्रकार का प्लेसेंटा होता है। इसमें एक रिंग लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, ये जोनरी प्लेसेंटा होता है। तो डिस्कोइडल प्लेसेंटा आप जानते हो, साइड में एक जगह डिस्क होती है जहां से उस फीटस को पोषण मिलता है। एंडोथीलियोकोरियल, एपिथीलियोकोरियल, इनके बारे में हम प्लेसेंटा में डिटेल से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेमरी ग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ। मेमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तो स्तन ग्रंथियां होती हैं संयुक्त नलिकाकार कुपिकाकार ग्रंथि। तो ऑप्शन है इसमें कंपाउंड एल्वेलर ग्लैंड। इसमें केवल एल्वेलाई ही नहीं होती, साथ में लेक्टिफेरस डक्ट भी होती है इस तरह से। तो स्तन ग्रंथियों को या मेमरी ग्लैंड्स को हम रखेंगे कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड, यानी संयुक्त नलिकाकार कुपिकाकार ग्रंथियां। संयुक्त नलिकाकार कुपिकाकार ग्रंथियों का प्रकार है स्तन ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, द मोस्ट अबेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, सर्वाधिक प्रचुरता में वितरित संयोजी ऊतक कौन सा है इसमें से। सबसे ज्यादा कौन सा तंतु शरीर में पाया जाता है। तो ये आंसर है कोलाजन फाइबर्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए, शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन भी कोलाजन प्रोटीन है। तो यहां से दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कोलाजन प्रोटीन है वो शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और दूसरी बात है कि कोलाजन फाइबर शरीर में सबसे ज्यादा वितरित होते हैं। ये कोलाजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, रेटिकुलिन फाइबर है, रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं जो जाल में संयोजी ऊतक बनाते हैं। तो ये सारे फाइबर्स होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू के ही रूप है। संयोजी ऊतक का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो संयोजी ऊतक को दो प्रकार से बना हुआ मानते हैं। एक तो इसकी सेल से और इसके फाइबर्स से। तो कोलाजन जो प्रोटीन होती है एक चमकीली सफेद प्रोटीन होती है जो कि शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउपर्स ग्लैंड किस में एब्सेंट होती है। तो हमें पता है कि जो डॉग होता है, मेल डॉग, उसमें ओनली एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। इसमें सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। तो इस बात से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो काउपर्स ग्लैंड किस में एब्सेंट होगी, डॉग के अंदर अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडीमेटस थिकनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर वॉल ऑफ डॉग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कुत्ते की जो गॉल ब्लैडर होती है उसकी दीवार में जो इडीमेटस थिकनिंग होती है, सूजन होती है, मोटापा होता है उसके अंदर, सोफज फैलाव जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर शुद्ध हिंदी में, तो ये किस बीमारी में होती है। तो ऑप्शन है कैनाइन डिस्टेम्पर, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस, कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस और कैनाइन पेलाग्रा। तो यहाँ पर इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस ICH, इसके अंदर होता है गाल ब्लैडर की दीवार में सूजन। और ये ICH का दूसरा नाम हम इसको रुबर्थ डिजीज भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ICH जो डिजीज डॉग के अंदर होती है। तो आंसर हो गया इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हीमोग्लोबिन यूरिया इज ए टिपिकल क्लिनिकल साइन ऑफ, यानी हीमोग्लोबिन यूरिया दिए गए ऑप्शंस में से किसका विशिष्ट नैदानिक लक्षण है, मींस डायग्नोसिस इनमें से किसमें हीमोग्लोबिन यूरिया ज्यादातर प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन है में है पहला ट्रिप्नोसोमाइसिस,
ट्रिप्नोसोमाइसिस आपको पता है, ये रोग ट्रिप्नोसोमा से होता है। ज़्यादातर ये ऊँट को प्रभावित करता है और ऊँट में इसकी क्रोनिक फॉर्म पाई जाती है। ट्रिप्नोसोमाइसिस ट्रिप्नोसोमा की प्रोटोजोन डिजीज है। तो प्रोटोजोन डिजीज है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया कम देखने को मिलता है। यानी सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलता है बेबेसियोसिस में। थैलेरियोसिस में भी इतना नहीं है। यहाँ बेबेसियोसिस तो बिल्कुल स्पेशल फीचर है इसका, क्योंकि इसको बेबेसियोसिस को टिक फीवर भी बोलते हैं, टिक फीवर। और इसको पायरोप्लाज्मोसिस भी बोलते हैं, पायरोप्लाज्मोसिस, क्योंकि जो इसका बेबेसिया प्रोटोजोआ होता है वो पायरीफॉर्म शेप का होता है, नाशपाती जैसा, मटकी जैसा शेप का होता है ये बेबेसिया प्रोटोजोआ। बेबेसिया प्रोटोजोआ आरबीसी के अंदर घुसा हुआ रहता है और आरबीसी को ये तोड़ देता है। तो आरबीसी जब टूटेगी तो हीमोग्लोबिन यूरिया होएगा सबसे ज्यादा। जो हीमोग्लोबिन यूरिया होएगा वो बेबेसियोसिस में, या इसको एक नाम और दिया जाता है टेक्सास फीवर, टेक्सास फीवर। इसके अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, बेबेसियोसिस। तो हीमोग्लोबिन यूरिया विशिष्ट लक्षण किसका हो गया? बेबेसियोसिस का। और आपको पता है बेबेसियोसिस जो है कई प्रकार की टिक्स के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसको टिक फीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्केरियल डर्मेटाइटिस, यानी खुजली चलने लग जाती है जब कीचड़ में, और उस खुजली का रीजन पूछ रहा है। सर्केरियल डर्मेटाइटिस और राइस पैडी इच, राइस पैडी इच इज कॉज्ड बाय, यानी खेतों में कई बार पानी के क्षेत्रों में चले जाते हैं तो स्किन में खुजली चल जाती है, और वो खुजली का कारण क्या है, कौन सा इसमें से कारक है? तो इसका जो कारक है इचिंग का वो है फर्कोसर्कस सर्केरिया। देखिए सर्केरिया ये सारी जो है फ्लूकवर्म्स की क्या है, लार्वल स्टेजेज है। तो फर्कोसर्कस सर्केरिया इस तरह का होता है। अगर आपने डिटेल में इसे पढ़ा हो तो इसके कारण, इसके स्किन के टच में आने के कारण स्किन में एलर्जी सी पैदा कर देता है, इसको बोलते हैं हम फर्कोसर्कस सर्केरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्राफ्ट बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इज टर्म्ड एज, यानी ऐसा ग्राफ्ट जो कि एक ही प्रजाति के दो सदस्यों के बीच में किया जाता है। ग्राफ्ट का मतलब होता है टिश्यू को काट करके दूसरी जगह लगा देना, और सामान्यतः ये उसकी रिपेयरिंग, उस ऊतक की या उस टिश्यू की या उस अंग की रिपेयरिंग के लिए किया जाता है। तो यहां पर ग्राफ्ट अगर लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए, सभी का मतलब समझ लेते हैं हम, एलोग्राफ्ट क्या होता है? तो इसका आंसर एलोग्राफ्ट ही है। दो जीव हैं एक ही प्रजाति के दो जीव हैं, उनके बीच यदि ग्राफ्ट किया जाता है, यानी एक का टिश्यू उठा करके दूसरे जीव में लगाया जाता है। जैसे मानव में करें हम, मानव के टिश्यू को दूसरे मानव में हम लगाएं तो उसको हम बोलते हैं एलोग्राफ्ट। दूसरा हम यहाँ पर आइसोग्राफ्ट, यानी समान, उसी के समान जो व्यक्ति है, जो थोड़ा जेनेटिकली ज्यादा सिमिलर है, उसका जो ग्राफ्ट होता है उसको बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में, जैसे मानव के अंदर कोई सुअर का अंग लगा दिया, मानव के अंदर सुअर का कोई अंग लगा दिया, तो इस प्रकार के ग्राफ्ट को बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। जीनो का मतलब होता है दो अलग प्रजातियों के बीच, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच अगर ग्राफ्ट होता है, या हम ऑर्गन को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। अब यहाँ ऑटोग्राफ्ट है, ऑटो मतलब खुद, स्वयं का स्वयं में, किसी जीव के शरीर में से एक जगह से टिश्यू को उठा करके दूसरी जगह से, जैसे कई बार बर्न्स के केसेस आते हैं, जल जाते हैं, तो पैर में से यहाँ से स्किन उठा करके जहां पर जला हुआ है कोई ऐसा अंग है, उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं। तो स्वयं का स्वयं में, यानी उसी जीव का अगर टिश्यू उठा करके उसी जीव में लगाएं ऊतक, तो उसे कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। तो यहां पर जब जननिक रूप से असमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो प्रजाति एक ही है,
तो जैसे मानव का मानव में, कुत्ते का कुत्ते में, भैंस का भैंस में, इस तरह से ग्राफ्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एलोग्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण फ्रिस ब्रीड ऑफ कैटल वाज डेवलप्ड एट एनडीआरआई बाय क्रॉसिंग थारपारकर विथ। थारपारकर का किससे क्रॉस कराने पर करण फ्रिस जो बनी? देखिए, करण स्विस है, करण फ्रिस है, ये सारी जो संश्लेषित नस्लें हैं कैटल की, सिंथेटिक ब्रीड्स हैं, इनको डेवलप किया गया कहाँ पर? एनडीआरआई करनाल में। इनके आगे जो करण लग रहा है वो इसलिए लग रहा है, करनाल में विकसित की गई। करनाल, करनाल कहाँ है? हरियाणा में। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है, वहां पर इनको विकसित किया गया। अब यहाँ पर थार पारकर का किससे क्रॉस करवाया गया? तो देखिए, इसके नाम में छुपा हुआ है करण फ्रिस। फ्रिस मतलब होल्स्टीन फ्रिशियन। तो होल्स्टीन फ्रिशियन ये रही, यानी एचएफ का जब क्रॉस थार पारकर से कराया गया तो कौन सी नस्ल बनी? करण फ्रिस। तो आंसर हो गया सिंपल थर्ड, यानी सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा कंसंट्रेट डाइट बिफोर एंड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ऑफ इन सीप। यानी भेड़ में ब्रीडिंग सीजन, प्रजनन ऋतु, जब प्रजनन ऋतु में उस वो ओव्यूलेशन करती है, उस ऋतु में जब उसकी मेटिंग होती है, उस समय जब ज्यादा मात्रा में या एक्स्ट्रा उसको प्रोटीन फीडिंग कराते हैं, कंसंट्रेट फीडिंग कराते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लसिंग। उसके लिए जो टर्म आती है वो है फ्लसिंग। एक टर्म और होती है स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप कब की जाती है? स्टीमिंग अप की जाती है ब्याने से पहले, यानी उसकी प्रसव से। अब भेड़ में प्रसव को बोलते हैं हम लैम्बिंग। लैम्बिंग से पूर्व, लास्ट जो ट्राइमेस्टर जिसको हम बोल सकते हैं, लास्ट का 1.5 महीना, क्योंकि भेड़ का ट्राइमेस्टर होएगा, भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो 5.5 महीने का हम समथिंग समझते हैं। 5.5 महीने का 1/3 कर लो, वो भेड़ का ट्राइमेस्टर होगा। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में जब हम उस मेमने की ग्रोथ के लिए, जो अंदर डेवलप हो रहा है, भ्रूण में फीटस के रूप में डेवलप हो रहा है, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, तो उसी में ज्यादातर उसको एनर्जी और ज्यादातर प्रोटीन चाहिए। तो ऐसे समय हम जब एक्स्ट्रा कंसंट्रेट खिलाते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टीमिंग अप। चैलेंज फीडिंग जो होती है वो अधिकतम उत्पादन के लिए, पीक प्रोडक्शन को देखने के लिए अधिकतम जो खिलाया गया आहार है उसको हम चैलेंज फीडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर फ्लसिंग हो गया। फ्लसिंग से क्या है? ज्यादा मात्रा में ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन जब बढ़ेगा तो आपको पता है, ओवा जब बढ़ेंगे तो मल्टीपल ओवा आएंगे। और भेड़ का हमें पता है, चूंकि ये पॉलीटोकस है, ये एक बार में कई सारे बच्चे देती है, 2-3 मेमने देती है। तो इस कारण से अगर एक ब्यात में, एक लैम्बिंग में अगर एक से ज्यादा या दो से ज्यादा लैम्ब्स आ रहे हैं तो बेनिफिट ही है, पशुपालक को फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्किंग प्रायर टू पार्चुरेशन इज कॉल्ड। प्रसव से पहले जो मिल्किंग की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्री नीटिंग। प्री नीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन दैट कैनॉट बी यूज्ड फॉर सेक्स लिमिटेड। सेक्स लिमिटेड मीन्स लिंग सीमित लक्षणों के लिए कौन सा चयन काम में नहीं लिया जा सकता? तो देखिए, यहाँ पर प्रोजेनी है, पेडिग्री है, इंडिविजुअल है और फैमिली है। तो इसमें आंसर जाएगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो सिलेक्शन किया जाता है इसको हम सामूहिक चयन भी कहते हैं, व्यक्तिगत चयन भी कहते हैं, इसको मास सिलेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर सेक्स लिमिटेड करेक्टर्स का कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत चयन भीड़ में से किसी एक को चुन लेना, उसके फिनोटिपिक करेक्टर्स के आधार पर, उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर भीड़ में से किसी एक को चुन लेना, क्या कहलाता है? इंडिविजुअल सिलेक्शन। इसको मास सिलेक्शन भी कहते हैं। और यह व्यक्ति, इस जानवर विशेष का या व्यक्ति विशेष का चयन या किसी जीव विशेष का चयन किया जाता है, तो ये सेक्स लिमिटेड के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स पजेस हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ। देशज मवेशी नस्लों में, देखिए इतना आपने सुन रखा होगा कि जो इंडिजिनस कैटल है इंडिया की, जिसको हम बोलते हैं बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस के दूध में A2 प्रकार का मिल्क या A2 टाइप की जो जीन पाई जाती है,
तो जो A2 वाला जो मिल्क होता है वो अच्छा होता है, इतना आपने सुन रखा होगा। अब देखिए इसको करते हैं हम सॉल्व। तो देशज यानी इंडिजिनस ब्रीड्स में किसकी प्रायिकता उच्चतर होती है? तो यहां पर आया A2 बीटा कैसीन जीन, तो यहां पर ये आंसर हो गया A2 बीटा कैसीन जीन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन क्यूबोनी टेस्ट, पहले तो ये पता रहे क्यूबोनी टेस्ट किसके लिए किया जाता है। क्यूबोनी टेस्ट किया जाता है घोड़ी के लिए, और घोड़ी की किसके लिए? गर्भावस्था का परीक्षण है, यानी प्रेगनेंसी का टेस्ट है। फॉर प्रेगनेंसी इन मेयर द यूरिन इज टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन, यानी मूत्र का जो परीक्षण किया जाता है वो किस हार्मोन की उपस्थिति के लिए किया जाता है? तो घोड़ी में एस्ट्रोजन की उपस्थिति का परीक्षण है, एस्ट्रोजन की उपस्थिति का परीक्षण है क्यूबोनी टेस्ट, और क्यूबोनी टेस्ट घोड़ी में प्रेगनेंसी डिटेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है द हार्मोन दैट ब्लॉक्स द यूट्राइन कंट्रैक्शंस, यानी गर्भाशय में जो संकुचन होते हैं उनको कौन सा हार्मोन रोक देता है? तो रोकने वाला जो हार्मोन है जिसको जो गर्भाशय को शिथिल रखेगा, यानी कि उसको उसके अंदर जो पल रहे बच्चे को बनाए रखेगा, यानी प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन पूछ रहा है, तो यहां पर आंसर हो गया प्रोजेस्टेरोन। देखिए एस्ट्रोजन भी हीट में लाता है, यानी ये भी संकुचन बढ़ाने वाला है। अर्गोनोविन है, ये एक प्रकार की औषधि है जो अर्गट एल्गेलॉइड से प्राप्त होती है, या अर्गट जो क्लेविसेप्स पर्पुरिया जो फंगस होती है उससे प्राप्त होती है, तो ये भी गर्भाशय में संकुचन पैदा करेगी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स पीजीएफ2 अल्फा आपको पता है, क्लोप्रोस्टेनोल जिसका रूप होता है ये भी संकुचन करता है, तो ये तीनों संकुचन करते हैं। आइदर यहाँ पर ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन भी संकुचन करता, यानी ये इकबोलिक या ऑक्सीटोसिस, इकबोलिक या ऑक्सीटोसिस, इकबोलिक या ऑक्सीटोसिस, और ऑक्सीटोसिन भी इकबोलिक या ऑक्सीटोसिस। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन जो है ये टोकोलाइटिक का एग्जाम्पल है, टोकोलाइटिक का एग्जाम्पल है। टोकोलाइटिक वे औषधियां होती है जो गर्भाशय में संकुचन को कम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑफ मिल्क यूज्ड फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर बोवाइन मेस्टाइटिस। अच्छा, बोवाइन मेस्टाइटिस यानी जो मेस्टाइटिस हम गाय भैंसों की चेक करते हैं उसमें कौन सा सैंपल लेते हैं? पहले वाला दूध लेंगे या बाद वाला लेंगे? शुरू शुरू में जो मिल्क का सैंपल आता है, जैसे ये थन है, अब आपको पता है थन में जो इन्फेक्शन आता है ज्यादातर यहीं से आता है, टीट कैनाल से या फिर इस गैलेक्टोपोर से आता है। जब पशु दुग्ध दोहन के बाद बैठ जाता है या तुरंत यहाँ पर गंदगी होती है, यहाँ से बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तो ज्यादातर जो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के चांस हैं यही होने के हैं। तो ये वाला दूध कब आएगा? जब स्टार्टिंग में जब मिल्किंग करेंगे, शुरुआती जो मिल्किंग करेंगे उसमें आएगा, तो उसको हम बोलेंगे फॉर मिल्क। तो मेस्टाइटिस के टेस्ट के लिए शुरू शुरू की जो स्ट्रिप्स हैं वो निकाल करके जांच के लिए भेजी जाती है। नेक्स्ट है ए डिजीज दैट अकर्स अकेजनली सिंगली और इन इरेगुलर और रैंडम इंस्टेंस इज कॉल्ड, ऐसी बीमारी जो कभी कभी और इरेगुलर होती है उसको क्या बोलते हैं? फैली हुई छितरी छितरी पाई जाए उसको बोलते हैं स्पोरडिक डिजीज। यानी जैसे मिल्क फीवर है, मिल्क फीवर किसी दो तीन जानवरों में, एक आध जानवर में यहाँ मिल गया, फिर थोड़ी दूर 10-20 किलोमीटर गए वहां मिल गया, फिर तीसरी जगह, इस तरह से। इसी तरह से टिटेनस भी इसी तरह से मिलता है, फैला हुआ छितरा हुआ, थोड़ा 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 कहाँ 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 कहाँ, तो ऐसी बीमारी को कहते हैं स्पोरडिक डिजीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेजिव मेथड फॉर एम्ब्रियो सेक्सिंग, इनमें से कौन सा भ्रूण लिंग निर्धारण के लिए इन्वेजिव पद्धति है? तो इसमें है साइटोजेनेटिक एनालिसिस, साइटोजेनेटिक एनालिसिस को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जीन थेरेपी ए टेक्निक टू क्योर इनहेरिटेड डिजीज, यानी जीन थेरेपी आनुवांशिक या वंशागत बीमारियों को ठीक करने का एक तरीका है। अब बताओ इसमें क्या किया जाता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाएगा, जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा किसके डीएनए में या किसके, तो देखिए यहां पर चौथा जो ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग द करेक्ट कॉपी ऑफ जीन, कोई जीन में गड़बड़ है तो उसकी जगह सही जो जीन है उसको करेक्ट किया जाता है। अब ये जीन थेरेपी है, लेटेस्ट टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम इसको कह सकते हैं। और भारत के जो वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उन्होंने सबसे पहले कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया है, और उसी के आधार पर ये पॉसिबल हुआ है कि जो जेनेटिक बीमारियां उनको दूर करने के लिए जो खराब जीन्स हैं उनकी जगह जो सही जीन है, करेक्ट जीन है, उनको इंट्रोड्यूस करना।
नेक्स्ट है विच फैट इज कॉल्ड सीम फैट। सीम फैट किसे कहा जाता है? तो देखिए मसल्स के जो बीच बीच में होती है उसको बोलते हैं हम सीम फैट, यानी इंटरमस्कुलर जो फैट होती है वो सीम फैट कहलाती है। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू।